सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। स्वतंत्र क्लास टीटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी बाल विकास की हम होंगे कामयाब सीरीज चल रही है और जो फर्स्ट चैप्टर है उसका आज थर्ड पार्ट है। तो चलिए अब हम आज थर्ड पार्ट देखते हैं कि इस थर्ड पार्ट में विशेषकर क्या है। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो का सभी जो मित्र हैं वो लाभ ले पाएँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है बाल मनोविज्ञान, बाल विकास में अंतर, डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और आपको बताना चाहूँगा कि आप नोट्स ज़रूर बनाएं। आशा करता हूँ कि आप नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि जब आप टेट का एग्ज़ाम देंगे और जब आप ये रिवीज़न करेंगे तो ये नोट्स आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे पुराने शिक्षक साथी हैं जो टीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथ ही आप किसी भी वर्ग की तैयारी कर रहे हो, चाहे वर्ग 1 हो या 2 हो या 3 हो, और किसी भी स्टेट के शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम देखते हैं कि चाइल्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या अंतर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिएगा दोस्तों, बाल मनोविज्ञान के स्थान पर बाल विकास इसलिए परिवर्तित हुआ क्योंकि विकास के कुछ पक्षों में बाल मनोविज्ञान की अपेक्षा बाल विकास के ढंग के अध्ययन पर बल दिया है। किस पर बल दिया है? देखिएगा, किस पर बल दिया है? बाल विकास के ढंग के अध्ययन पर। तो बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक थे उनका कहना था कि भाई इसका नाम हम बाल मनोविज्ञान रखें, लेकिन जब इसका विस्तृत अध्ययन किया गया तो उन्होंने कहा कि भाई बाल जो मनोविज्ञान है उसमें केवल मनोविज्ञान की बातें होंगी, लेकिन जो बाल विकास है इसमें बच्चे के मनोविज्ञान और सभी प्रकार के जो विकास हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और जो भी कुछ समस्याएं विकास से संबंधित हैं वो पूरा का पूरा बाल विकास में अच्छे से कवर किया है और ये इसके अध्ययन पर बल देता है। इसलिए इसको बाल मनोविज्ञान ना कहकर बाल विकास कहा जाता है। अब आगे देखते हैं श्रीमती हरलॉक। अब देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था हरलॉक मैडम का कि हरलॉक मैडम ने बाल मनोविज्ञान के बारे में क्या कथन दिया है। तो हम ये भी देख लेते हैं कि श्रीमती हरलॉक ने क्या कथन दिया है। ठीक है, अब देखिए, हरलॉक मैडम का कहना था कि बाल मनोविज्ञान में बालक का व्यवहार जिस वातावरणीय परिवेश में होता है, इन्होंने कहा कि भाई जो बाल मनोविज्ञान है उसमें बालक के व्यवहार जिस वातावरणीय परिवेश में होता है उस पर कम ध्यान दिया जाता है, जबकि बाल विकास में क्या होता है दोस्तों, वातावरण के प्रभाव को विशेष रूप से भी देखा जाता है। किसको देखा जाता है? वातावरण के प्रभाव को भी विशेष रूप से देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो हरलॉक जो मैडम थी उनका कहना था कि भाई देखिएगा, अगर हम इसका नाम, जैसे कि पहले इसका जो शाखा थी बाल मनोविज्ञान थी, उससे ही आगे चलकर जब उसका विकास हुआ और इसी का नाम आगे बाल विकास पड़ा, तो इन्होंने कहा कि भाई बाल मनोविज्ञान है ये बालक का व्यवहार, मतलब जिस वातावरण परिवेश में बालक रह रहा है उस पर कम ध्यान देता है।
जबकि बाल विकास जो होता है वो वातावरण के प्रभाव को भी विशेष रूप से देखा जाता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक बच्चे के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का बराबर प्रभाव रहता है। किसका? वंशानुक्रम का और वातावरण का बराबर बराबर प्रभाव रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अब बाल मनोविज्ञान विकास व्यवहार, देखिएगा, विकास व्यवहार या विषय वस्तु पर अधिक ध्यान देता है। किस पर ध्यान देता है बोलूंगे? विकास व्यवहार विषय वस्तु पर। जबकि जो बाल विकास होता है वो उसकी प्रक्रिया पर बल देता है। किसकी प्रक्रिया पर बल देता है? बाल विकास की प्रक्रिया पर बल देता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। देखिएगा, बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से बाल्यावस्था पर ही विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। कब से कब तक का? गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक। अगर हम बाल मनोविज्ञान की बात करेंगे तो गर्भावस्था से जब जो बाल्यावस्था होती है, मतलब जो शिशु, जो बालक की जो बाल अवस्था होती है, बोलते हैं एडोलसेंस से पहले पहले की जो अवस्था होती है, किशोर अवस्था तक, वहीं तक ही इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। जबकि जो बाल विकास होता है इसमें गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक ध्यान दिया जाता है, या ये कह सकते हैं कि किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे पहला क्वेश्चन पूछे कि बाल मनोविज्ञान में कहाँ से कहाँ तक का अध्ययन किया जाता है, तो गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक। और पूछे कि बाल विकास में कहाँ तक अध्ययन किया जाता है, तो बाल अवस्था में गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक। मतलब जब जो शिशु भ्रूण के रूप में माँ के पेट में स्थायी होता है और जब से उसकी वृद्धि होने लगती है, वहां से स्टार्ट होती है गर्भावस्था। और जो किशोर अवस्था होती है, जो एडोलसेंस होती है, 18 साल। और अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, उनका अलग अलग तर्क है। कोई 18 साल बोलता है, मतलब उनके अलग अलग तर्क हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जो किशोर अवस्था है, तो अलग अलग बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जो अपनी अलग अलग परिभाषाएं देते हैं, वो भी सब हम आगे जाके चेक करेंगे। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सरकार का मानना है कि बच्चा 18 साल का होता है, जब तक 18 साल तक का नहीं होता वो किशोर रहता है। जो एडल्ट जो टीन एजेस जो होती है, 13 से जो स्टार्ट होती है, वहाँ से किशोर अवस्था प्रारंभ होती है और 18 साल तक चलती है। और 18 साल के बाद जो बच्चा है उसको वयस्क मान लिया जाता है, क्योंकि बच्चे का विकास बेसिकली 18 साल तक ही होता है, शारीरिक विकास। लेकिन जो मानसिक विकास है वो तो चलता रहता है। ठीक है, जो जैसे जैसे वो परिवेश में आता है वैसे वैसे उसका विकास होता रहता है। एक जो व्यक्ति होता है उसका विकास हमेशा चलता रहता है। ठीक है, वो नई नई चीज़ें सीखता रहता है, पुरानी चीज़ें भूलता रहता है। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो निरंतर और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जब आप कोई नई चीज़ सीखते हैं तो सीधी सी बात है, आपका वहाँ एक नई चीज़ सीख लिए तो आपका विकास हो गया। लेकिन जो शारीरिक विकास है वो एक निश्चित अवधि तक ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे देखते हैं। ये दोनों पॉइंट्स हैं, आप याद रखिएगा कि बाल मनोविज्ञान में कहाँ से कहाँ तक अध्ययन किया जाता है और बाल विकास में कहाँ से कहाँ तक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं अभिवृद्धि क्या होती है। अभिवृद्धि, अब हम अभिवृद्धि देखेंगे इस वीडियो में अभी आगे, और विकास देखेंगे कि अभिवृद्धि क्या होती है, विकास क्या होती है। देखिए दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो अब आपका ही फर्ज बनता है कि वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आप जो वीडियो देखते हैं और शेयर करते हैं यही हमारा मोटिवेशन होता है। और फिर आपके लिए जो कंटेंट लाने में काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है कि भाई आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले। तो चलिए देखते हैं कि अभिवृद्धि क्या होती है। देखिएगा, अभिवृद्धि शारीरिक अंगों में होने वाली वृद्धि है। ध्यान रखिएगा, अभिवृद्धि शारीरिक जो अंग होते हैं, जैसे कि हमारे पैर हुए, हमारे हाथ हुए, हमारा शरीर हुआ, तो इसमें जो वृद्धि होती है इसको अभिवृद्धि कहते हैं। जबकि मनुष्य में संपूर्ण विशेषताएं,
ध्यान से सुनिएगा कि मनुष्य में संपूर्ण विशेषताएं जैसे कि शारीरिक हुआ, मानसिक हुआ, संवेगात्मक हुआ, सामाजिक हुआ, इनके जो परिवर्तनों की जो श्रृंखला है इसको हम विकास कहते हैं। मतलब क्वेश्चंस पूछते हैं कि अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। इसको हम अभी थोड़ा और आगे जब वीडियो में आगे जाएंगे तो इसको मैं और अच्छे से आपको समझा दूंगा। तो अभी आप देखिएगा कि अभिवृद्धि जो होती है वो शारीरिक होती है, जबकि विकास होता है ये शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, संवेगात्मक भी होता है, सामाजिक भी होता है। अच्छा देखिएगा, जो अभिवृद्धि होती है इसको आप आंखों से देख सकते हैं कि एक बच्चा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, उसका शरीर बढ़ रहा है, धीरे धीरे वो वृद्धि कर रहा है। लेकिन जो विकास की जो प्रक्रिया होती है ये दिखती नहीं है, क्योंकि बच्चे के अंदर कितना ज्ञान है इसको हम नहीं देख सकते, या आपके अंदर कितना ज्ञान है ये मैं नहीं देख सकता। ठीक है, तो जो विकास होता है ये दिखता नहीं है, लेकिन ये होता रहता है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यही विकास में आती है। तो देखिए, अभिवृद्धि को बेसिकली ग्रोथ कहते हैं। तो अब आप और अच्छे से समझ गए होंगे कि जो ग्रोथ होती है वही अभिवृद्धि होती है। जब बच्चा बढ़ता है, बढ़ता जाता है, तो बच्चे की जो ग्रोथ होती है उसी को ही हम अभिवृद्धि कहते हैं। तो अभिवृद्धि ग्रोथ शब्द का प्रयोग शरीर व उसके अंगों के भार, ध्यान रखिएगा, उसके अंगों के भार और जो आकार में जो वृद्धि होती है उसके लिए अभिवृद्धि शब्द का उपयोग किया जाता है। इस वृद्धि को नापा और तोला जा सकता है। बिल्कुल देखिएगा, जब शिशु एक जन्म लेता है तो उसका वजन अलग होता है, लेकिन आप 6 महीने बाद तोलेंगे तो उसका वजन अलग होगा, 2 साल बाद तोलेंगे अलग होगा, 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब जब आप उसका वजन तोलेंगे अलग निकलेगा। अगर उसकी लंबाई की बात करेंगे तो स्टार्ट में शिशु की लंबाई नापेंगे तो वो मतलब एक नाप लेंगे कि इतनी है, लेकिन 1 साल बाद नापेंगे कि शिशु की लंबाई और अलग होगी, 10 साल बाद मापेंगे तो शिशु की लंबाई और बढ़ जाएगी। तो इसको आप माप सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं कि भाई अभिवृद्धि किस प्रकार से हो रही है। ठीक है, तो ये अभिवृद्धि होती है। आगे देखेंगे विकास। अब विकास के बारे में हम समझेंगे। विकास होता है डेवलपमेंट। अब विकास का संबंध अभिवृद्धि से होता है। देखिए, संबंध तो उसका अभिवृद्धि से होता ही होता है। जैसे हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है तथा जब ये बढ़कर या विकसित होकर मजबूत व पुष्ट हो जाती हैं तो यह विकास है। देखिए, वो ग्रोथ है। और जब एक बच्चे की हड्डियों की लंबाई में वृद्धि हो गई, ठीक है, अब ये विकसित होकर मजबूत व पुष्ट हो गई, यह विकास है। देखिएगा, बच्चे की जो ग्रोथ है वो प्रतिदिन होती है, ठीक है, लेकिन क्या इसको आप प्रतिदिन मेजरमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते कि उसकी कितनी हो रही है, कितनी नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन जब ये कंफर्म हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, और जब आप इसको एक समय अंतराल के बाद मापते हैं तब आपको पता चलता है कि बच्चे की इतनी ग्रोथ हो गई है, इतना उसका वजन बढ़ गया है, इसलिए उसकी लंबाई में वृद्धि हो गई है। लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाए, मजबूत व पुष्ट हो जाए, तो इसको कि हम पूरा का पूरा विकास कह सकते हैं। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है, भाई सीधी सी बात है, अभी उसका वजन मान के चलिएगा, बच्चा 2 साल का है और उसका वजन 5 किलो है, और अगर 3 साल बाद भी उसका वजन 5 ही किलो रहेगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चे का शारीरिक विकास नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यही चीज होती है अभिवृद्धि और विकास। अब यहाँ पर श्रीमती जो हरलॉक हैं, इन्होंने एक कथन दिया है। अब देखिएगा, ये जो मनोवैज्ञानिक है ना, ये बार बार आएंगे क्योंकि इन्होंने हर कहीं अपना ज्ञान दिया हुआ है। भाई इतने ज्ञानी थे कि इन्होंने हर कहीं अपना ज्ञान दिया हुआ है, तो इनके ज्ञान को भी हमको लेते हुए साथ में चलना है। तो हरलॉक के अनुसार विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें प्रौढ़ावस्था, अब देखिएगा प्रौढ़ावस्था आ गया ना, के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो कल का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था हरलॉक मैडम की जो डेफिनेशन थी, जो परिभाषा थी, हरलॉक को लिया था हमने ताला, और ताले मैंने बताए थे कि आज अनेक प्रकार के आ रहे हैं, नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं आ रही हैं। तो अगर आपने वो वाला वीडियो देख लिया तो आपको इनकी परिभाषाएं बिल्कुल याद हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो वो वीडियो भी, इसके पहले जो कल जो वीडियो डाले थे वो वीडियो भी जरूर जाके आप देखिएगा। ठीक है,
अब श्रीमती जो हरलॉक है, इनका कथन हमने कल भी पढ़ा था और आज भी पढ़ लिया है। अब आगे देखते हैं और श्रीमती हरलॉक और क्या कहती हैं कि अब देखिएगा, इससे पहले इन्होंने क्या कहा है कि इसमें प्रौढ़ावस्था के जो लक्ष्य होते हैं, मतलब जो बुढ़ापे के जो लक्ष्य, प्रौढ़ावस्था तक जो लक्ष्य रहते हैं, इसमें परिवर्तनशील क्रम रहता है। अब देखिएगा, सीधी सी बात है, एक बच्चा जन्म लिया तो उसके साथ उसके माता पिता की और उसकी भी आकांक्षाएं जन्म लेती हैं। फिर बच्चा स्कूल जाता है, फिर बच्चा सोचता है कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाऊं, पुलिस बन जाऊं। फिर वो वहाँ पर अपना लक्ष्य केंद्रित कर देता है। अब लक्ष्य वहाँ पर केंद्रित करने के बाद फिर वो शादी पर अपना लक्ष्य केंद्रित करता है कि भाई मेरी अच्छी जगह शादी हो। शादी होने के बाद फिर वो अपने बच्चों पर लक्ष्य केंद्रित कर देता है, फिर बच्चों का लालन पालन करता है, फिर बच्चों को पढ़ाता रहता है। तो इस प्रकार से समय के साथ साथ क्या होता है कि लक्ष्य तो बदलते हैं, लेकिन विकास तो व्यक्ति का चलता रहता है चलता रहता है। और जब हम एक आगे जो चल के पढ़ेंगे, एक आवश्यकता का जो सिद्धांत होता है कि व्यक्ति की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, उस पर हम इस विषय को और अच्छे से समझेंगे कि भाई व्यक्ति की क्या आवश्यकताएं होती हैं, क्या उसका लक्ष्य होता है, यहाँ पर हम आगे जाके समझेंगे। तो अब देखिए, श्रीमती हरलॉक के अनुसार क्या कहा हरलॉक ने, और कह रहे हैं कि विकास में गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक मानव में परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं? 4 प्रकार के। तो इन्होंने कहा है कि भाई गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक मानव में परिवर्तन, बिल्कुल परिवर्तन होते रहते हैं। देखिएगा, एक समय तक आपकी हाइट रुक जाती है, ठीक है, मतलब आपका एक समय तक शारीरिक विकास हो जाता है, लेकिन जो विकास है भाई वो तो हमेशा चलते ही रहता है। तो इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो देखिएगा। आप सबसे पहले बच्चे होते हैं, बच्चे के बाद भाई थोड़े और बड़े होते हैं तो बालक हो जाते हैं, फिर बालक के बाद बच्चे की थोड़ी ग्रोथ होती है तो वो किशोर अवस्था में, किशोर अवस्था के बाद वो वयस्क हो जाता है, वयस्कता में पहुंच जाता है, फिर वो बुढ़ापे में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति है उसकी जो अवस्थाएं हैं वो परिवर्तित होती रहती है। तो इन्होंने 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं। अब हम 4 प्रकार की अवस्थाओं को समझेंगे। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि भाई आकार में परिवर्तन। अब आकार में परिवर्तन यह शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूपों से प्रत्यक्ष दिखाई देता है। तो जो व्यक्ति के आकार में परिवर्तन होता है, बिल्कुल आप इसको आंखों से देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि भाई एक बच्चे का 1 साल में इतना वजन था, 2 साल में इतना वजन है, एक बच्चे की हाइट 1 साल में इतनी थी, 2 साल में इतनी थी। इसको आप आंखों से देख सकते हैं आकार में परिवर्तन। जैसे अंगों की ऊंचाई हुआ, वजन व आकार में वृद्धि। शब्द भंडार, बच्चा पहले कुछ कम शब्द बोलता था, लेकिन अगली साल हम देखेंगे कि उसका शब्द भंडार बढ़ता रहा। और बच्चे का कितने साल में कितना शब्द भंडार होता है, इसको हम एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे, जो मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो वजन व आकार में वृद्धि हो गया, शब्द भंडार हो गया, कल्पना शक्ति हो गया, चिंतन हो गया, तर्क स्मरण हो गया। अब ये जो 4 अवस्थाएं होती हैं, जब हम पियाजे को पढ़ेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी अवस्थाएं बताई हैं। देखिएगा, जब स्टार्ट में जब बच्चा होता है तो हम देखते हैं कि भाई वो चीज़ों को समझता नहीं है, पहले वो चीज़ों को सीखता है। फिर वो स्टार्ट की जो बाल अवस्था में आता है तो चीज़ों को देख के उनके बारे में सोचता है। तो जो मूर्ति चिंतन करता है कि भाई इसके सामने जो मूर्ति दिख रही है, जो मूर्ति जो दिख रहा है उसके बारे में विचार करता है कि ये क्या क्या है। लेकिन जब बच्चा बाल्य अवस्था से आगे बढ़ता है तो फिर वो अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त चिंतन मतलब ऐसी चीज़ों के बारे में भी सोचने लगता है जो उसके सामने नहीं होती हैं, ठीक है। तो उसकी कल्पना शक्ति में भी वृद्धि होती है, उसके चिंतन में भी वृद्धि होती है, उसमें तर्क करने की शक्ति भी हो जाती है। देखिए, आपके परिवार में ही बच्चे होंगे, और जो बाल विकास होता है ना, बाल विकास एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मैं तो सबसे ये अनुरोध करता हूँ कि भाई बाल विकास पढ़ना आवश्यक है। क्योंकि अगर आपने बाल विकास अच्छा पढ़ लिया तो भाई कम से कम आप अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन दे सकते हैं, ठीक है। वो कैसे दे सकते हैं कि भाई आप बच्चों का विकास देख सकते हैं, किस तरह से हो रहा है, ये कैसे सीख रहा है। और बाल विकास आपको सिखाता है कि बच्चों की किस प्रकार से परवरिश करनी है, ठीक है। तो कल्पना शक्ति हो रही है, चिंतन हो रहा है, तर्क दे रहे हैं, स्मरण दे रहे हैं। बच्चे बार बार सवाल पूछते हैं, जब हम देखते हैं स्कूल में भी सवाल पूछते हैं, है ना। तो इस प्रकार के बच्चे प्रतिभाशाली भी होते हैं। कुछ बच्चे सृजनशील भी होते हैं, नए नए सृजन करते हैं,
ठीक है। तो इस प्रकार से बाल विकास बहुत ही आवश्यक है एक बच्चे के विकास के लिए, बच्चों को समझने के लिए। ठीक है। अब अगला हरलॉक ने बताया है नेक्स्ट में कि अनुपात में परिवर्तन। अब अनुपात में परिवर्तन कैसा है समझते हैं। अनुपात में परिवर्तन, बालक में आयु के साथ साथ अनुपात में परिवर्तन, अर्थात बालक पहले कल्पनाशील होता है तथा धीरे धीरे वास्तविकता की ओर आगे बढ़ता है। अब देखिएगा, इस चीज से तो हम भी निकल चुके हैं, सब निकल चुके हैं। बेसिकली जो किशोर अवस्था होती है, किशोर अवस्था को जो स्टेनली हॉल है उन्होंने कहा कि भाई ये तूफान की अवस्था है। ठीक है। अगर सबसे खतरनाक अवस्था है तो भाई वो किशोर अवस्था है, क्योंकि बालक जो बेसिकली होता है, अगर हम किशोर अवस्था की भी बात करें या बाल अवस्था की बात करें तो बालक पहले कल्पनाशील कल्पनाओं में बहता रहता है। अब जब बच्चा चंद्रमा को देखता है तो चंद्रमा को मामा बोलने लगता है कि चंद्रमा भाई मामा है, चंदा हमारे मामा है। ठीक है। तो बालक कल्पना करता है कि हम मामा से मिलने जाएंगे, ठीक है, वहाँ जाएंगे, वहाँ खाना खाएंगे, मामा से बात करेंगे, है ना, बच्चे को बताते हैं। या देखिएगा, और अगर मैं इसका अच्छा उदाहरण दे दूं, अगर कोई भी बच्चा रोता है तो भाई आप बोल देते हैं कि भाई रो मत, नहीं तो डॉक्टर को बुला लेंगे, सुई लगा देंगे। तो बच्चा कल्पना करता है कि यार अगर मेरे को सुई लगी तो मेरा क्या हाल होगा, तो बच्चा वहाँ चुप हो जाता है। कई बार आप बच्चों को ये भी डरा देते हैं कि भाई पकड़ने वाले आए हैं, पकड़ के ले जाएंगे, ठीक है ना, मस्ती मत करो। तो बच्चा वहाँ भी बोलता है कि चलो भाई ठीक है, हो सकता है कि भाई ऐसा होता हो, है ना। तो बच्चा कल्पना कर लेता है कि भाई पकड़ने वाले आएंगे, क्योंकि आजकल के बच्चे फोन भी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, वो सब समझते हैं कि पकड़ने के बाद क्या हाल होता है। ठीक है दोस्तों। तो बच्चे में कल्पनाशील होती है, बच्चे कल्पना करते हैं, बच्चे नई नई चीज़ों के बारे में देखते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, विचारते हैं, कल्पना करते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ भी हुई हैं बचपन में, है ना। इस चीज की कल्पना क्या होती है, कल्पनाशीलता क्या होती है। ठीक है। ये मेरे लाइफ में भी हुआ है, बल्कि सबकी लाइफ में होता है। ठीक है। जब हम बाल अवस्था में होते हैं, जब हम देखते हैं, ठीक है, तो ये जो कल्पनाशीलता है सबके जीवन में चलती है। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। लेकिन पहले तो कल्पनाशील रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब उसकी उम्र बढ़ती जाती है तो भाई वो वास्तविकता की ओर बढ़ता है। कैसे? अब जब एक बच्चा बड़ा हो गया, भाई किशोर अवस्था में आ गया, तो फिर भाई उसको पता चल गया कि ये चंदा मामा भाई बहुत दूर है और हम इनके पास नहीं जा सकते हैं, ये हमारे पास नहीं आ सकते हैं कि आएंगे हमें टीका लगाएंगे। दूसरी चीज़, वो आप जो बोलते होंगे बच्चे को पहले कि भाई डॉक्टर को बुला के तेरे को सूजी लगा देंगे, तो बच्चा भी ये समझने लगता है कि भैया ऐसा तो कुछ होता नहीं है, रोने पे कोई डॉक्टर नहीं आएगा और कोई सूजी बूजी नहीं लगेगी। ठीक है। तो बच्चा, कहने का मतलब ये है कि बच्चा वास्तविकता की ओर बढ़ता है, अर्थात बालक का जो शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास है, अनुपातिक अंतर देखने को धीरे धीरे मिलता है। ठीक है। अब पहले और समझिएगा, अगर छोटा बच्चा है, अगर आप किसी चीज़ के लिए रो रहा है तो आप उससे बोल देंगे भाई ये चीज़ तो बिल्ली ले गई, तो बच्चा मान भी लेगा कि हाँ भाई बिल्ली ले गई। ठीक है। या फिर आप उससे हाथ से लेके पीछे छुपा लेंगे और बोल देंगे कि इसको कोई ले गया है। ठीक है। लेकिन फिर जब बच्चा बड़ा होता है तब वो समझता है कि ऐसा कुछ तो होता नहीं है। तो अर्थात बालक का शारीरिक विकास एवं जो मानसिक विकास होता है उसमें हमें अनुपातिक अंतर देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं पुराने चिन्हों की लुप्तता। अब पुराने चिन्हों की कैसी लुप्तता होती है, तो अगला है पुराने चिन्हों की लुप्तता, मतलब पुराने चिन्ह लुप्त हो जाते हैं समय के साथ। अब कैसे लुप्त होते हैं देखिएगा, जैसे भाई दूध के दांतों का लुप्त हो जाना। भाई स्टार्ट में सबसे पहले तो बच्चे के दूध के दांत उगते हैं, लेकिन धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। और फिर जब बच्चा पूरा का पूरा अपना परिपक्वता की ओर बढ़ता है, किशोर अवस्था पार करता है, तब तक देखिए जो बाल अवस्था होती है, उत्तर बाल अवस्था स्टार्ट होती है, वहाँ पर बच्चे के दूध के दांत टूटने लगते हैं और स्थायी दांत उगने लगते हैं। ठीक है। अब सीने में स्थित थाइमस ग्रंथि, ठीक है, अब मस्तिष्क के पास स्थित पीनियल ग्रंथि धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है
कि बच्चे में कौन कौन से पुराने चिन्हों की लुप्तता होती है। तो दूध के दांतों का लुप्त हो जाना ये तो आपको पता ही है, लेकिन अगर आपसे ग्रंथि का नाम पूछ लिया कि भाई पुराने जो चिन्ह होते हैं उसमें एक ग्रंथि भी होती है जो समय के साथ लुप्त हो जाती है, उस ग्रंथि का नाम बताओ। तो अगर आपने पढ़ा है तो भाई आप बता देंगे, और नहीं पढ़ा है तो नहीं बताएंगे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका नाम है थाइमस ग्रंथि। ठीक है। अब मस्तिष्क के पास स्थित पीनियल ग्रंथि। अब पीनियल ग्रंथि के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है, और पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है भाई, मस्तिष्क के पास होती है, और ये धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। तो आशा कर रहा हूँ दोस्तों कि आप ये वीडियो देख रहे होंगे अच्छे से और इसको एंजॉयमेंट करके समझ रहे होंगे। टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन एक बार आप इस टॉपिक को समझ लिया है तो समझ लीजिएगा कि फिर आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आगे देखते हैं फिर हम नए चिन्हों का विकास। अब नए चिन्हों का विकास क्या होता है समझते हैं। अब पुराने चिन्ह तो आप समझ गए कि थाइमस ग्रंथि हुआ, पीनियल ग्रंथि हुआ, दूध के दांत, ये धीरे धीरे सब लुप्त होते गए। अब नए चिन्हों का विकास, पुराने चिन्हों के समाप्त होने के स्थान पर, भाई अब पुराने चिन्ह समाप्त होंगे तब तो नए चिन्ह आएंगे। साथ साथ नवीन शारीरिक एवं मानसिक चिन्हों की प्राप्ति दिखाई देती है। पुराने चिन्हों के समाप्त होने के साथ साथ नवीन शारीरिक एवं मानसिक चिन्हों की प्राप्ति दिखाई देती है, जैसे स्थायी दांत उगना, दाढ़ी मूंछ के बाल उगना, ठीक है, आदि। तो आई होप कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और भी बहुत सारे नए चिन्ह होते हैं, ठीक है। तो ये जो श्रीमती हरलोक है, इन्होंने ये 4 प्रकार के जो चिन्ह बताए हैं, जो 4 प्रकार की जो विशेषताएं बताई हैं कि भाई ये होती हैं, ये हमने समझ ली हैं। अब हम आगे एंडरसन महोदय को और समझ लेते हैं कि एंडरसन महोदय क्या कह रहे हैं। अब एंडरसन के अनुसार विकास से आशय किसी ऊंचाई में कुछ इंचों की वृद्धि, ध्यान से समझिएगा, किसी की ऊंचाई में कुछ इंचों की वृद्धि या उसकी योग्यता में वृद्धि मात्र से नहीं, अपितु विकास अनेकानेक संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक प्रक्रमों के समन्वय की एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है। तो अगर आप बोल दें कि भाई बच्चे का विकास क्या है, कुछ इंच उसमें बढ़ गया और उसकी योग्यता में थोड़ी बहुत वृद्धि हो गई, तो आपने बोल दिया कि ये विकास है, ये विकास नहीं है। ठीक है ना। विकास अनेकानेक संरचनात्मक मतलब बहुत सारी संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक मतलब अनेक प्रकार के प्रक्रम, अनेक प्रकार की जो विशेषताएं, इन सभी का जो समन्वय कर सके जो बच्चा, उसकी सब ये एक जटिल प्रक्रिया है। अब देखिएगा, बच्चे में बहुत प्रकार के संवेग होते हैं, तो सभी संवेगों का सबसे पहले तो बच्चे में विकास होना आवश्यक है। दूसरी बात, जो संवेग होते हैं उनमें संतुलन होना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर एक बच्चे में एक संवेग ज़्यादा है, जैसे उसमें गुस्सा ज़्यादा है, तो भाई फिर बच्चे को नॉर्मल नहीं कहेंगे। दुखीपन ज़्यादा है, दुख का संवेग ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है वहाँ पर भी वो नॉर्मल नहीं है। तो संवेग जितने भी हैं सबका संतुलन होना चाहिए और सबका समन्वय होना चाहिए। कुल मिलाकर यह एक जटिल प्रक्रिया है, ये एंडरसन महोदय ने कहा था। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम एक और देख लेते हैं। मुनरो के अनुसार परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से, कब से, भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास के नामों से जाना जाता है। कहाँ से कहाँ तक भाई? भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है विकास। जितनी अवस्थाओं से वो गुजर रहा है, जितने उसमें परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी श्रृंखला है और इन्हीं पूरी की पूरी श्रृंखलाओं को विकास के नाम से जाना जाता है। तो आई होप कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे
कि अभिवृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। अब हम इसको और अच्छे से भी समझ लेते हैं कि भाई अभिवृद्धि, विकास और क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं विकास और अभिवृद्धि में अंतर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो विकास तथा अभिवृद्धि में हम अंतर देख लेते हैं। अभिवृद्धि क्या होती है? अभिवृद्धि ग्रोथ और विकास होता है डेवलप। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, नोट डाउन करते जाइएगा। नोट डाउन करेंगे तो जब आप अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे तो रिवीजन करके जाएंगे। तो ये जो नोट्स होते हैं ये रामबाण होते हैं। देखिएगा दोस्तों, जिस तरह से मैंने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की और जो मैं आज शिक्षक हूँ, तो जो जो ट्रिक मैं फॉलो किया था वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और मैं खुद एक शिक्षक हूँ, तो जो भी बताऊँगा अपने अनुभव से बताऊँगा। तो आप नोट डाउन ज़रूर करिएगा, क्योंकि कल को जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इनको दोहरा के जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा निकलेगा। चलिए देखते हैं हम अभिवृद्धि क्या होती है। अभिवृद्धि देखिएगा, अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। कहाँ तक? एक निश्चित आयु तक। ग्रोथ, सीधी सी बात है। ग्रोथ कब तक होती है भाई? बच्चे की 18 साल तक शारीरिक विकास हुआ, वजन बढ़ना हुआ, लंबाई बढ़ना हुआ, ठीक है। उसके बाद अभिवृद्धि रुक जाती है। लेकिन विकास क्या है भाई? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सीधी सी बात है। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप नई चीज़ सीख रहे हैं, तो आपका विकास हो रहा है क्योंकि आप एक नई चीज़ सीख रहे हैं। तो विकास क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखते हैं अभिवृद्धि कैसी अवधारणा है? संकुचित अवधारणा है, मतलब एक छोटी अवधारणा है, संकुचित है। लेकिन विकास व्यापक अवधारणा है। क्यों है भाई? क्योंकि विकास तो व्यक्ति का जीवन पर्यंत चलता रहता है, इस वजह से व्यापक अवधारणा है। नेक्स्ट देखेंगे, अभिवृद्धि शारीरिक होती है। बहुत बढ़िया, शारीरिक होती है अभिवृद्धि। ग्रोथ दिखती है हमें कि वजन भी बढ़ रहा है, लंबाई भी बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन विकास आंतरिक एवं बहुपक्षीय होता है। अब विकास आंतरिक होता है, बहुपक्षीय होता है। अब समझिएगा कि आज ये मैं वीडियो आपको आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप इसमें से जो कुछ चीज़ें सीखें तो ये चीज़ें देखेंगी नहीं कि आप क्या सीखें। मतलब हम इनको खुली आंखों से नहीं देख सकते कि भाई हम ये चीज़ें सीखे हैं, लेकिन सीख गए हैं। तो जो ज्ञान होता है, जो जीवन पर्यंत चलता है, जो हमारी ज्ञान में वृद्धि होती रहती है, तो जो विकास है ये आंतरिक है एवं बहुपक्षीय होता है, ठीक है। विकास कई प्रकार से होता है भाई। आपका मानसिक विकास हो गया, आपका संवेगात्मक विकास हो गया, आपका सामाजिक विकास हो गया, ठीक है। तो आंतरिक एवं बहुपक्षीय होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं है। अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं है, लेकिन विकास का एक निश्चित क्रम होता है। बिल्कुल, विकास का निश्चित क्रम होता है। भाई सबसे पहले आप छोटी चीज़ सीखेंगे। देखिएगा, जब आप स्कूल गए होंगे तो भाई डायरेक्ट आप किताब पढ़ना तो सीख नहीं गए होंगे। सबसे पहले आपने बोलना सीखा होगा, फिर आपने छोटा अनार वगैरह सीखे होंगे, फिर आपने 2 शब्द सीखे, 3 शब्द सीखे, मात्राएं सीखी, फिर आप किताब पढ़ना सीखे। तो इसका एक निश्चित क्रम होता है, ठीक है। एक फ्लो होता है, नदी जैसा एक फ्लो होता है, ठीक है। विकास का एक निश्चित क्रम होता है। तो जिस तरह से आप ये पढ़ रहे हैं बाल विकास, इसका भी एक फ्लो है। अगर आप ये चीज़ें अभी सीखेंगे, सीखते जाएंगे, तो आगे की चीज़ें सीखना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो एक जो फ्लो होता है, उस फ्लो को हमें फॉलो करना रहता है, ठीक है दोस्तों। अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता। अब अगला देखेंगे, अभिवृद्धि को मापा तौला जा सकता है। बिल्कुल मापा तौला जा सकता है। अब कैसे मापा तौला जा सकता है, समझिएगा। एक बच्चे का वजन है, अभी आपने तौल लिया है, मान के चलिए वो 2 साल का है, अभी उसका वजन मान के चलिएगा 10 किलो निकला। अब 1 साल बाद आके आप इसका वजन तौल नहीं सकते? बिल्कुल तौल सकते हैं। हो सकता है उसका वजन 12 किलो हो, 15 किलो हो। अभी आप उसकी हाइट नाप लीजिएगा और 5 साल बाद आप उसकी हाइट मापिएगा, तो आप माप सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि भाई इसकी इतनी हाइट बढ़ गई, इसका इतना वजन बढ़ गया। लेकिन विकास को केवल महसूस, है ना, विकास को केवल व्यवहार के आधार पर ही महसूस किया जा सकता है। कैसे भाई? आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है। अब आपने बच्चे से कुछ भी पूछ लिया कि भाई चलो ABCD सुनाओ, अनाराम सुनाओ या किताब पढ़ना सुनाओ। तो अगर बच्चे ने पढ़ा, सब कुछ पढ़ना आपको सुना दिया, ठीक है। अब उसने आपको सुनाया तो आपको दिख तो नहीं रहा है ना कि उसने क्या सुनाया,
बस आपने महसूस किया। तो यहाँ पर अगर बच्चों ने सब कुछ बता दिया तो आप ये बिल्कुल मान के चलेंगे कि हाँ भाई बच्चे का विकास हो रहा है, बच्चा नई नई चीज़ें सीख रहा है। और हम देखते भी हैं कि बच्चे अच्छी चीज़ें थोड़ा लेट सीखते हैं, बुरी चीज़ें बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो ये सब का सब डिपेंड करता है वातावरण के ऊपर कि आप किस तरह के वातावरण में रह रहे हैं। जिस तरह का वातावरण रहेगा, जिस तरह की संगत रहेगी, उस तरह की चीज़ें बच्चा सीखेगा। ठीक है, तो आप इनको महसूस कर सकते हैं। विकास को हम केवल महसूस कर सकते हैं कि भाई बच्चे में ग्रोथ हो रही है, लेकिन इसको खुली आंखों से हम नहीं देख सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखते हैं अभिवृद्धि में परिवर्तन विवृद्धि सूचक होते हैं। विवृद्धि मतलब वृद्धि के सूचक होते हैं कि भाई बच्चे की ग्रोथ, लंबाई बढ़ रही है, बच्चे का वजन बढ़ रहा है। सूचक होते हैं, हमें सूचना दे देते हैं यहाँ भाई बच्चे की लंबाई बढ़ रही है, उसका वजन बढ़ रहा है। लेकिन जो विकास में जो परिवर्तन होते हैं, विवृद्धि सूचक व ह्रास सूचक होते हैं। मतलब वो विवृद्धि सूचक भी होते हैं, मतलब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई बच्चा जो पढ़ रहा है उसको समझ में भी आ रहा है। और ह्रास सूचक होते हैं, कई बार होता है कि बच्चे को समझ में भी नहीं आता। अब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन बच्चा सीख ही नहीं रहा है, तो वहाँ ह्रास का सूचक हो गया। फिर आप बच्चे को कोचिंग लगाएंगे, यहाँ भेजेंगे, वहाँ भेजेंगे पढ़ने के लिए। और विवृद्धि, अगर आपने बच्चे से कुछ पूछा, आपकी जो स्कूल के जो बच्चे की जो टीचर है उन्होंने बताया कि भाई बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, अच्छी चीज़ें सीख रहा है, तो ये विवृद्धि का सूचक हो गया। लेकिन बच्चे को कुछ आ नहीं रहा है तो ह्रास का सूचक हो गया। तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे भाई, उसका उस प्रकार से उपचार किया जाएगा। तो विकास के जो परिवर्तन होते हैं विवृद्धि सूचक व ह्रास के सूचक होते हैं, लेकिन अभिवृद्धि के परिवर्तन विवृद्धि के सूचक होते हैं। अब देखिएगा, समझिएगा, एक बच्चा है भाई 3 साल का, अब उसकी हाइट फॉर एग्जाम्पल 2 साल से 3 साल में जितनी बढ़नी थी अनुपात के हिसाब से उतनी नहीं बढ़ी है। ठीक है, तो क्या आप उसको खींच के बढ़ा सकते हैं एक दिन में? नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, खींच के नहीं बढ़ा सकते। वो जो उसका क्रम है वो चलती रहेगी। ठीक है, लेकिन विकास एक ऐसी चीज़ होती है कि भाई हम देखते हैं परीक्षाओं के समय पर साल भर बच्चे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन 1-2 महीने बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ लेते हैं और पास हो जाते हैं। तो ये विवृद्धि के सूचक और ये ह्रास के सूचक दोनों होते हैं कि भाई साल भर बच्चे ने नहीं पढ़ा, लेकिन 2 महीने मेहनत कर ली, तो विकास में परिवर्तन हो गया। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और आप अपने सुझाव भी दिया करिए कि सर आप इसमें ऐसा कर सकते हैं, आप इसमें ऐसा कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपके स्वागतों का आपके जो सलाह है उनका स्वागत है, और जो भी आपकी आलोचना है बिल्कुल मेरे को बताइएगा, क्योंकि दोस्तों से आवश्यक होना आलोचक हैं, क्योंकि आलोचक रहेंगे तभी आप ग्रोथ करेंगे, आप वृद्धि करेंगे, क्योंकि बिना आलोचकों के वृद्धि नहीं कर सकते। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा, फिर नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे अभिवृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है। बिल्कुल लंबाई बढ़ रही, वजन बढ़ रही, स्पष्ट दिखाई देता। विकास स्पष्ट नहीं दिखाई देता। विकास को आप खुली आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है ना, कि बच्चा क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है, इसको आप खुली आंखों से नहीं देख सकते, बस इसको महसूस कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अभिवृद्धि विकास का ही हिस्सा होती है। अब देखिएगा, अभिवृद्धि विकास का ही हिस्सा है, क्योंकि भाई विकास तो एक व्यापक प्रक्रिया है, चहुमुखी प्रक्रिया है। विकास स्वतंत्र व चहुमुखी होता है। कैसा होता है? स्वतंत्र व चहुमुखी होता है विकास। अभिवृद्धि विकास का ही हिस्सा होती है, ग्रोथ विकास का ही हिस्सा होता है, उसको हम विकास में ले लेते हैं। 18 साल तक इसको भी हम, जो ग्रोथ होती है इसको भी हम विकास में ले लेते हैं। इस कौन से विकास में लेंगे? शारीरिक विकास में। और जो एक विकास तो उसका मानसिक चल ही रहा है। देखिए, एक शारीरिक विकास होता है, एक मानसिक विकास होता है, एक संज्ञानात्मक विकास होता है, एक भावनात्मक विकास होता है, एक सामाजिक विकास होता है, ऐसे और भी कई प्रकार के विकास होते हैं। ठीक है, इनको हम आगे पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो विकास कैसा होता है? स्वतंत्र व चहुमुखी। चलिए आगे देखते हैं। अभिवृद्धि स्वरूप बाह्य होता है। कैसा होता है भाई? बाहरी होता है।
दिखाई देती है ना भाई, अभिवृद्धि ग्रोथ, बच्चे में बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है। लेकिन विकास का जो स्वरूप हो ये आंतरिक होता है। बच्चे में कितनी ज्ञान की वृद्धि हो रही है, ये उसका आंतरिक पहलू है। इसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं कि उसमें कितना इंटेलिजेंस हो रहा है, कितनी चीज़ें वो सीख रहा है, इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, आंतरिक होता है। अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, बिल्कुल अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता भाई, सीधी सी बात है। एक बच्चा है 18 साल तक भाई, उसकी हाइट भी बढ़ेगी, उसका वजन भी बढ़ेगा। अब वजन तो ऐसा है कि भाई बढ़ता रहता है, लेकिन हाइट एक निश्चित समय तक ही बढ़ती है। तो अब बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, उसकी भी हाइट बढ़ेगी, और बच्चा पढ़ने में तेज है, उसकी भी हाइट बढ़ेगी। ठीक है, गांव का बच्चा है, उसकी हाइट भी बढ़ेगी, शहर का बच्चा है, उसकी भी हाइट बढ़ेगी। तो इसका कोई लक्ष्य नहीं होता अभिवृद्धि का, ये निश्चित है, ये चलती है। अब विकास का कोई ना कोई बिल्कुल लक्ष्य होता है। अब विकास का कैसे कोई ना कोई लक्ष्य होता है, देखिएगा। अब विकास का बिल्कुल लक्ष्य होता है, क्योंकि जब बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चा क्या क्या चीज़ें सीख रहा है, ठीक है, बच्चे की क्या आकांक्षाएं हैं। हो सकता है बच्चे को आईएएस बनना हो, आईपीएस बनना हो, या कुछ आपकी आकांक्षाएं हो बच्चे से लेकर कि बच्चा ये बने या बच्चा वो बने। ठीक है, तो ये एक लक्ष्य होता है। तो भाई अब उसको 5वीं में फॉर एग्जांपल 80% या 90% लाना है, तो ये उसका लक्ष्य है। 6वीं में इतना लाना है, 8th में इतना लाना है, 10th में इतना लाना है। तो ये विकास का एक लक्ष्य होता है, लेकिन अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता। आगे देखते हैं अभिवृद्धि के परिवर्तन कैसे होते हैं। रचनात्मक अभिवृद्धि के जो परिवर्तन होते हैं कंस्ट्रक्टिव होते हैं, रचनात्मक होते हैं। ठीक है, लेकिन विकास के जो परिवर्तन होते हैं वो रचनात्मक भी होते हैं और विनाशात्मक भी होते हैं। अब कैसे, समझिएगा। अब अगर बच्चा सही चीज़ें सीख रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी चीज़ें सीख रहा है। लेकिन अगर बच्चा गलत संगत में पड़ गया तो फिर वहाँ पर नाशात्मक हो जाता है। आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे बाल अपराध हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे गलत संगत कर रहे हैं, ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, और संवेगात्मक विकास तो बच्चों में हो ही नहीं पा रहा है। छोटी छोटी चीज़ों पर बच्चे जान दे रहे हैं। भाई एक एग्ज़ाम है, एक पेपर है, ये आपका जीवन तय नहीं करेगा। बहुत सारे आईएएस अफसर हैं, आईपीएस अफसर हैं जो 10th में फेल हो गए हैं, 12th में फेल हो गए हैं, लेकिन आज वो आईएएस हैं, आईपीएस हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि उनका जो संवेगात्मक विकास है वो सही से नहीं हुआ। ठीक है, तो संवेगात्मक विकास होना अत्यंत से अत्यंत आवश्यक है। तो इसी तरह से विकास के परिवर्तन या तो रचनात्मक होंगे या विनाशात्मक होंगे। अगर अच्छा चीज़ सीख रहे हैं, आप बच्चे पर ध्यान दे रहे हैं, तो बिल्कुल रचनात्मक रहेंगे। लेकिन अगर आप बच्चे पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि भाई बच्चा क्या कर रहा है आपका, है ना, क्या संगत कर रहा है, कोई नशा तो नहीं कर रहा है, कोई उल्टी संगत में तो नहीं है, और अगर आपने बच्चे पर यहाँ ध्यान नहीं दिया तो सीधी सी बात है वो नाशात्मक में परिवर्तन हो जाएंगे। तो बच्चे पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। अभिवृद्धि व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष से संबंधित है। किससे संबंधित है? संरचनात्मक। अब संरचना आप जानते ही हैं भाई, शारीरिक संरचना हो गई, जो भी शारीरिक हमारा जो भी शरीर है वो दिख रहा है, जो भी उसकी रचना है, ठीक है, उसका संरचनात्मक पक्ष है। ठीक है, उसका शरीर का जो बनावट है, जो भी उसकी संरचना है उससे संबंधित होता है। लेकिन जो विकास होता है ये व्यक्ति के कार्यात्मक पक्ष से होता है। ठीक है, कार्यात्मक पक्ष से। अब इसको हम कैसे समझेंगे? दो दोस्त हैं, एक दोस्त आईपीएस बन गया और एक दोस्त कुछ बना ही नहीं। ठीक है, तो ये उसका कार्यात्मक पक्ष था, उसने अच्छा कार्य किया तो भाई वो आईपीएस बन गया। इसने अच्छा कार्य नहीं किया, इसने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया तो आईपीएस नहीं बना। तो
विकास व्यक्ति का कार्यात्मक पक्ष से संबंधित होता है। जो आप कार्य करेंगे उसी हिसाब से आपका विकास होगा। आप अच्छे कार्य करेंगे तो अच्छी चीज़ें सीखेंगे, आपका अच्छा विकास होगा, और बुरा कार्य करेंगे तो सीधी सी बात है आपका विनाशात्मक होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि अभिवृद्धि और विकास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर एक बार में समझ में नहीं आए हैं तो आप ये वीडियो को पुनः देख लीजिएगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें कुछ नोट डाउन करने की और आवश्यकता रहेगी, हम वो देख लेते हैं। अल्पकालिक बीमारी के कारण होने वाले अस्थायी परिवर्तन विकास के अंतर्गत नहीं आते। ये क्वेश्चन पूछा था कि अल्पकालिक बीमारी के कारण होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो विकास के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं। अल्पकालिक बीमारी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। ठीक है, अब ये तथ्य कहाँ से लिया गया है वो भी दिया हुआ है कि एनसीईआरटी कक्षा 11 पृष्ठ संख्या 67। ठीक है, तो विकास में तो वृद्धि होती है, विकास में वृद्धि होती है। विकास में क्या शामिल हो गया? वृद्धि। मतलब वृद्धि काय का पक्ष है? विकास का। मतलब विकास मेन पक्ष है। जैसे मेन हम बाल विकास का चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये पार्ट पढ़ रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर मेन चैप्टर विकास है, और है ना, और ये इसका पार्ट है वृद्धि। लेकिन वृद्धि में विकास शामिल नहीं होता। बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, है ना। विकास हो गया भाई आपका चैप्टर, और वृद्धि हो गई उसका एक पार्ट, उसका भाग। ठीक है, लेकिन आप सोचें कि भाई वृद्धि को आप चैप्टर बना लें, विकास को पार्ट बना लें, ऐसा नहीं है। क्योंकि विकास तो एक ऐसी प्रक्रिया है कि ये सर्वांगीण प्रक्रिया और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो एक ये पार्टीशन है, एक पार्ट तक होता है वृद्धि। ठीक है, सामान्यतः वृद्धि और विकास साथ साथ चलते हैं। कैसे चलते हैं? साथ साथ चलते हैं, लेकिन वृद्धि के बिना भी विकास संभव नहीं है। बहुत अच्छी बात है ये कि वृद्धि और विकास बिल्कुल दोनों साथ साथ चलते हैं। सीधी सी बात है भाई, बच्चे का शारीरिक विकास होगा तो उसका मानसिक विकास भी होगा, उसकी बुद्धि का भी विकास होगा, उसका भावनात्मक विकास भी होगा, संज्ञानात्मक भी होगा, सामाजिक भी होगा। सभी प्रकार के विकास साथ साथ चलेंगे। और अगर बच्चे की सीधी सी बात है भाई वृद्धि रुक जाएगी, या ये हम बोल सकते हैं कि वृद्धि और विकास दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, लेकिन वृद्धि के बिना भी विकास संभव नहीं है। कहीं ना कहीं, बिल्कुल सीधी सी बात है भाई, बच्चे की वृद्धि नहीं होगी तो कहीं ना कहीं विकास भी नहीं होगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय इस वीडियो पर कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि आपको वीडियो कितना पसंद आ रहा है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को अंत तक देखें। देखिए, यहाँ पर जो मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा है वही मैं आपको दे रहा हूँ, और मैं खुद शिक्षक हूँ। और अगर आप फॉलो करेंगे तो आई होप कि आप भी शिक्षक बन जाएंगे। देखिएगा कि यूट्यूब पर तो शिक्षकों की भरमार है, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ अपने नॉलेज से आपको पढ़ा रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और साथ में जो भी हमारे पुराने शिक्षक साथी हैं, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो देखें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और एक कमेंट कर दें। ठीक है दोस्तों, यही आशा करता हूँ, और कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट में इसी टाइम नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम,
और स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और वीडियो को देखिएगा। एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार में देखिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों।